मुल्क की माशी सूरत हाल की बात करते हैं। IMF ने नए माली साल के बजट में टैक्स बेस न बढ़ाने और एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ात जाहिर करके पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है और इसके नतीजे में ब्लूमबर्ग ने एक बार फिर डिफ़ॉल्ट का खदशा जाहिर किया है। पाकिस्तान को कर्जों की मद में 30 जून तक 90 करोड़ डॉलर और जुलाई तक दिसंबर मजीद 4 अरब डॉलर की अदायगी करनी है और IMF प्रोग्राम की बहाली के बगैर ये मुश्किल होगा। जबकि IMF बजट में अपनी शराइत शामिल करवाने तक कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं, हालात क्या बता रहे हैं, इस पर बात कर लेंगे। हमारे इक़्तिसादियात खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन करें। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। खुर्रम साहब, हुकूमत कहती है प्लान बी है। काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। सागदार साहब ने कहा कि हमारे पास प्लान बी मौजूद है। PMB कहते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है प्लान बी क्या है हुकूमत के पास अभी? जी देखें, प्लान बी तो मुझे नहीं लगता कोई है। सच अगर होता तो अभी तक वो एग्जीक्यूट हो चुका होता। तो और प्लान बी अभी अगर हो भी तो वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट विलिंग ना हो करने के लिए। तो प्लान बी का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में होना तो चाहिए प्लान बी, क्योंकि डिपेंडेंसी IMF पे नहीं होनी चाहिए। बट मसला ये है कि हमने अपनी डिपेंडेंसी खुद IMF पे डाली है पिछले 23 प्रोग्रामों में। और अब हम ये कहेंगे कि जी IMF के साथ हम समहाउ उनके साथ हम टाकरा करना शुरू कर जाएं, उनको बुली करना शुरू कर जाएं, स्टेटमेंट्स दें, तो इससे हमारा काम ख़राब होगा और IMF का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना कि दुनिया का किसी का कुछ बिगड़ेगा। हमारा ही प्रॉब्लम होगा और हम ही जो है वो इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे और ग्रोथ हमारी कम होगी और हमारे काम आदमी को नुकसान होगा। और खुर्रम साहब, जो हम कह रहे हैं कि हम दोस्त ममालिक की तरफ देख रहे हैं और वहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकती है, वो दोस्त ममालिक जिन्होंने IMF के लिए हमें सपोर्ट नहीं किया, क्या वो IMF प्रोग्राम बहाली के बावजूद हमें सपोर्ट करेंगे? नज़र आता है आपको इन हालात में? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि जो है दोस्त ममालिक विदाउट IMF आपको सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा, वैसे तो आपके 3 बड़े ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो कि मदद उन्होंने ऑलरेडी की है। बिल्कुल, जिसमें चाइना है, वो ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी मदद कर रहा है अपने जो उनके कैश डिपॉजिट्स होते हैं उनको वो बार बार रोल ओवर कर रहा है। अभी भी रोल ओवर कर रहा है, इस महीने के भी रोल ओवर्स हैं, फिर अगले साल तक रोल ओवर्स जाएंगे। फिर सऊदी अरेबिया ने रोल ओवर्स किए हैं काफ़ी ज़्यादा, 3 अरब डॉलर की एडिशनल जो है इन्वेस्टमेंट की बात की उन्होंने। बट उन्होंने ये कहा कि पहले आप IMF को जो है ऑन बोर्ड ले लें। और फिर UAE ने भी यही किया कि आपके पास 1 अरब डॉलर हो, 2 अरब डॉलर वो दे रहे हैं आपको, तो वो यही कहते हैं कि जी आप पहले IMF को ऑन बोर्ड करें। इशू ये है कि जो IMF है इसके जो मेंबर्स हैं वो ये कंट्रीज़ भी हैं, मतलब कि सऊदी अरेबिया, चाइना, ये मेन कंट्रीज़ हैं, ये मेन मेंबर्स हैं IMF के। जब ये मेंबर्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते ना, जैसे कि एक बैंक के पास आप जाते हैं, वो आपको अगर कर्जा नहीं दे रहा तो आप बैंक के स्पॉन्सर्स के पास चले जाएं, कहेंगे जी आप दे दें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो कहेंगे जी आप हमारे बैंक से लें। एक प्रोसेस हमने बनाया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए कि जी हमारे दोस्त ममालिक आउट ऑफ द वे जाके अभी भी जो है ना वो कर देंगे। हम ऐसा सोचते क्यों हैं? हम अपना घर सीधा क्यों नहीं कर रहे? हम उन जगह टैक्सेस क्यों नहीं लगाते जहाँ लगाने चाहिए? हम अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे? आप बजट की बात कर रहे हैं, जो IMF भी चाहता है कि वहाँ टैक्स लगाए जाएं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो दीगर डोमेन्स हो, रिटेल सेक्टर हो, वहाँ पर टैक्स की बात कर रहे हैं आप? मैं देखिए ओवरऑल कह रहा हूँ, अगर IMF कहता है एमनेस्टी स्कीम ना दें आप, तो आप ना देना एमनेस्टी स्कीम। अगर IMF कहता है आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे टैक्स ना लगाएं क्योंकि इससे कैश इकॉनमी बढ़ जाएगी, तो मत लगाएं ना आप। और ये बड़ी भी हमारी कैश इकॉनमी जब पहले लगाया गया था इस तरह के, क्योंकि लोग तो वैसे ही बेचारे बैंकिंग नहीं कर सकते। ये तो मुश्किल हो गया लोगों के लिए बैंक अकाउंट खोलना। एक्चुअली आपको आसान बनाना चाहिए ताकि लोग बैंकिंग सिस्टम में पहले आए तो सही, फिर आप बाद में टैक्स की बात करें। तो हमारा जो माइंडसेट है ना वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। वो जहाँ पर आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं खुर्रम साहब, अब लग तो नहीं रहा, हालात तो ये नहीं बताते कि 30 जून से कबल जो है IMF प्रोग्राम बहाल हो सकता है। तो क्या ये भी तासुर अब देखे सामने आ रहा है कि शायद हुकूमत चाहती ही नहीं है कि ये डील हो? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, खासकर अगर 2 महीने रह जाएं आपके इलेक्शंस में, तो डेफिनेटली आप IMF को क्यों ऑन बोर्ड करेंगे? इसका मतलब ये कि IMF को ऑन बोर्ड करने का मतलब ये है कि आप अपने जो है ना वो कड़वे जो है वो डिसीजंस लेंगे। तो कड़वे डिसीजन लेने का मतलब है पॉलिटिकल कैपिटल को मजीद लूज करना। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो शायद ये नहीं करेगी कि 2 महीने पहले जो है ना IMF को ऑन बोर्ड ले लेगी, सारे वो काम करे जो IMF चाहता है और एट द सेम टाइम अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर जाए जब इलेक्शंस करीब हों। तो आप सही कह रही हैं, मुझे नहीं लगता कि IMF को ऑन बोर्ड करना खुद भी जाए, शायद ये सोचा जा रहा है इसी वजह। 30 जून के बाद फिर हालात क्या हैं? 30 जून और दिसंबर के बीच में हालात बहुत चैलेंजिंग हैं। उसकी वजह यह है
कि IMF अगर ये प्रोग्राम अगर इसका ख़त्म हो गया 30 जून तक, 2 पॉइंट्स इसमें प्लीज़ मुझे अगर जवाब आप देने दें कि 30 जून तक अगर ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, जो कि हो जाएगा, और आपको कोई रिव्यूज़, आपके 3 रिव्यूज़ बाकी हैं और वो अगर नहीं हुआ IMF के साथ, तो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो जनवरी से पहले नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि 2 महीने बाद आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, वो सिर्फ ओवरसी करती है चीज़ों को, और फिर उसके बाद इलेक्शन करवा के वो आगे बढ़ जाती है, और फिर नई गवर्नमेंट आएगी। अगर नवंबर में और दिसंबर में वो चार्ज संभालेगी तो IMF का जल्द से जल्द प्रोग्राम जो नेक्स्ट होगा, बड़ा प्रोग्राम हो सकता है वो नई गवर्नमेंट के साथ, वो जनवरी में होगा। और इस दौरान अगर आपने मैनेज करना है तो $4 बिलियन के रिजर्व हैं आपके पास, $5 बिलियन की पेमेंट्स करनी है आपने, और $3-4 बिलियन आपको इकोनॉमी चलाने के लिए चाहिए। तो $8 बिलियन आपको चाहिए और आपके किटी में $4 बिलियन हैं। तो करना ये होगा कि ये इकोनॉमी को और ज़्यादा स्क्वीज किया जाएगा, जिसमें ये भी हो सकता है कि फूड, मेडिसिन, फ्यूल, इनकी थोड़ी सी शॉर्टेज होना शुरू हो जाए और आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती रहे और इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती रहे, अनएम्प्लॉयमेंट होती रहे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं, तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है अगले 6 महीने अवाम पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, जो अभी तक नजर आ रहा है। बाकी ज़ाहिर है हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन जब खुर्रम साहब हम डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं, कोई कहता है डिफ़ॉल्ट हो चुका है, कोई कहता है डिफ़ॉल्ट नहीं, ज़रा हुकूमत तो कहते हैं डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। एक टर्म और यूज़ करते हैं, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है, फिर कुछ बॉन्ड्स की पेमेंट की बात भी करते हैं। ये ज़रा समझाएं, डिफ़ॉल्ट में टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में फ़र्क क्या है और हमारे स्टैट्स क्या बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफ़ॉल्ट? देखें, बात ये कि टेक्निकल डिफ़ॉल्ट और जो एक सिंपल डिफ़ॉल्ट होता है, सिंपल डिफ़ॉल्ट ये कि जी मैंने आपके पैसे लेने थे एक ख़ास तारीख पे, वो नहीं दिए, तो वो एक सिंपल डिफ़ॉल्ट है। मैंने आपके पैसे वक्त पे नहीं दिए, इसका मतलब है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ।